हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। हम जो टोटल 5000 क्वेश्चन 5000 टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस और जीडी में पूछा गया है उसका कलेक्शन किए हुए हैं। तो आज वीडियो नंबर 7वां है। इससे पहले 6 वीडियो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 6 वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन के आसपास शायद डिस्कशन किए हैं। तो चलिए हम 7वां वीडियो में देखते हैं। तो आज का प्रश्न है, चलिए क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण में दूध और पानी 8:3 के अनुपात में है और ये अनुपात है आयतन में है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्राएं क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए, एक मिश्रण है। मान लीजिए हमारे पास एक मिश्रण है। क्वेश्चन को पहले आराम से समझिए। एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी मिला हुआ है। इस मिश्रण में मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो क्या है। इसका रेशियो है 8:3। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा 8:3 है, अभी है। अब बाद में क्या हो जाता है, बाद में इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का नया अनुपात कितना हो जाता है। बाद में जब हम इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाते हैं तो नया अनुपात क्या हो जाता है। नया अनुपात 2:1 हो जाता है। अब एक बात आप यहाँ पर देखिएगा, एक बात सोचिएगा। जब इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 था, जब इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8:3 था तो इसमें कुछ मात्रा में दूध रहा होगा और कुछ मात्रा में पानी है। तो हम क्या किए, अलग से 3 लीटर पानी उठा करके और इस मिश्रण में डाल दिए। अलग से 3 लीटर पानी उठा करके इस मिश्रण में डाल दिए। तो नया मिश्रण में देखिएगा, नया मिश्रण में क्या होगा। हम तो इस मिश्रण में पानी डाले हैं, दूध का मात्रा तो समान रहेगा। जो दूध पहले था वो दूध अब भी रहेगा, लेकिन क्या होगा, पानी का मात्रा बढ़ जाएगा। क्योंकि हम इस मिश्रण में 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी डाले हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिल्क का मात्रा समान हो जाएगा। अब देखिए पहले मिश्रण में मिल्क का रेशियो क्या था। मिल्क का रेशियो 8 था। अब क्या हुआ है, टोटल मिश्रण में जब हम 3 लीटर पानी को लाकर उझल दिए हैं तो मिश्रण का नया अनुपात 2:1 हो जाता है। तो यहाँ पर मिल्क का रेशियो 2 है। तो अब दोनों को पहले आप बराबर कीजिए। तो हमको बराबर करने के लिए क्या करना होगा, हमको इस मिश्रण का जो रेशियो है इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमको इस तरफ बराबर करना है कि यहाँ पर 8 हो जाए और यहाँ पर भी 8 रहे। अगर यहाँ पर 16 रहे रेशियो में तो यहाँ पर भी 16 रहे। तो अब हमको 8 लाने के लिए इस मिश्रण में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मिश्रण जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो 8:3 हो गया। अब यहाँ इसको हम जब इस मिश्रण के रेशियो को जब हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो 8:4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस मिश्रण में जब हम पानी डालते हैं तो दूध की मात्रा दोनों में तो समान है। तो यहाँ पर दूध समान है, यहाँ पर क्या है, दूध की मात्रा समान है। लेकिन क्या हुआ, एक्स्ट्रा पानी डालने से इसमें क्या हुआ, 1 की वृद्धि हो गया। ये 1 किसके बराबर है, ये 1 3 लीटर के बराबर है। क्योंकि हम 3 लीटर एक्स्ट्रा इसमें पानी डाल करके नया मिश्रण हम बनाए थे जिसमें पानी का मात्रा अब 8:4 के अनुपात में है। 8:4 के अनुपात में है। अब देख लीजिए यहाँ 3 से 4 हो रहा है तो 1 किसके बराबर है, 3 लीटर के बराबर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे आरंभ में यही जो आरंभ है, पहले
इस आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा क्या होगा। अब देख लीजिए, जब 1 3 लीटर के बराबर है तो 8 किसके बराबर हो जाएगा, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 तिरिक 24 लीटर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाटर का रेशियो क्या है, वाटर का रेशियो 3 है। 3 जब 1 3 के बराबर है तो 3 9 के बराबर होगा, तो यहाँ पर 9 लीटर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए जो आरंभ में मिश्रण में दूध और पानी का जो मात्रा पूछ रहा था, तो इसमें दूध का मात्रा हो जाएगा 24 लीटर और पानी का मात्रा हो जाएगा 9 लीटर। अब मिला लीजिए आंसर में क्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है ए बी से 20% अधिक है जो सी से 25% कम है, निम्नलिखित में से कौन सा ए और सी के बारे में सही है। तो देखिए ए और सी के रिलेशन के बारे में हमको पता करना है। इस रिलेशन के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब ए बी सी का रेशियो हमको पता चलेगा। तो देखिए ए और सी, पहले हम ए बी और सी का रेशियो हम पता करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए जो है बी से 20% अधिक है, ये जो ए है इस बी से 20% अधिक है। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो सी से 25% कम है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो। आप रीजनिंग में पढ़े होंगे जो किसके लिए आता है, जो सेकंड पर्सन के लिए आता है, जो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए आता है। अब यहाँ पर देखिए वाक्य के, जो वाक्य के सेकंड पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पर वाक्य देखिए इसमें सेकंड पर्सन कौन सा है, ए फर्स्ट पर्सन है, ए फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन बी है। तो यहाँ जो के स्थान पर बी हो जाएगा। अब बी से आप कंपेयर कीजिए, मतलब बी के बारे में बोल रहा है, बी जो है सी से 25% कम है। अब यहाँ पर देखिए आप मान लीजिए सी के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, तो आप अपने मन से एक्स भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं, लेकिन हम एक बात हमेशा बोलते हैं, ऐसा कोई भी संख्या नहीं मानिए जिसका कैलकुलेशन कठिन हो जाए एग्जाम में, सॉल्व करते करते आपका समय पास हो जाए। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम वही मानेंगे जिसका कैलकुलेशन आसान हो। मान लेते हैं सी 200 के बराबर है, सी 200 के बराबर है, सी 200 के बराबर है मान लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है बी जो है सी से 25% कम है। सी कितना है, सी 200 माने है, सी से 25% कम है। ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। अब इस 100% से 25% कम है। जब ये 25% कम है तो किसके बराबर होगा, तब यानी 75% के बराबर होगा बी, 75% के बराबर होगा बी। अब देख लीजिए 200 का 75% कितना होता है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए 200 गुने 75 बटे 100। अब यहाँ पर सॉल्व करिए तो यहाँ पर आ जाता है 150, इधर मिटा देते हैं। अब देखिए अब पहला वाक्य में बोल रहा है ए बी से 20% अधिक है, बी से ए 20% अधिक है, तो 20% अधिक है, ये 100% अब अपने आप में हो गया। जब 20% अधिक होगा तो हो जाएगा टोटल 120%। तो 150 के पहले क्वेश्चन को आराम से बेसिक से समझिए। अब बेसिक पर जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। जब आपका इस पर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपका क्वेश्चन जटिल बनते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 150 है, तो 150 में जब 20% की वृद्धि होती है तो बढ़कर कितना हो जाता है 120%। 120% मतलब 120 बटे 100 के बराबर हो जाता है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 50 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, 50 से काटिएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरा सॉल्व करके लिख देंगे, 60 तिहाई क्या हो जाता है, ए के स्थान पर 180 आ जाता है, इच टू
यहाँ पर रेशियो निकालिए। अब बी के स्थान पर 150 आ जाता है और सी के स्थान पर हम 200 माने थे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर नहीं कटेगा तो यहाँ पर 18:15:20 ये फाइनल रेशियो आपका आ गया। ये आपका फाइनल रेशियो आ गया किसका? ए, बी और सी का। ए और बी और सी का फाइनल रेशियो आ गया। हमको ए और सी के रिलेशन के बारे में पता करना है। अब देख लीजिए, हम लिख देते हैं यहाँ पर A/C। क्वेश्चन को पहले एक बार आराम से आप समझ लीजिए। तो ए का मान कितना हमको रेशियो में कितना आया है? 18 आया है। तो यहाँ पर हम 18 लिख देते हैं। और सी का मान रेशियो में कितना आया है? 20 आया है। तो यहाँ पर हम 20 लिख देते हैं। अब यहाँ पर सॉल्व कीजिए। यहाँ पर 9 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। मतलब अब भाग दे दीजिए। जब 9 को 10 से भाग देंगे तो 9.1 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी उल्टा गुना। ए को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सी को इस 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 0.9C। अब आंसर में मिला लीजिए। ए बराबर 0.9C। ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, आप क्वेश्चन समझ लिए तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, एक ट्रेन 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है और दूसरे 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई और गति क्या होगी? हमको ट्रेन की लंबाई हमको नहीं मालूम है और ट्रेन का गति क्या है ये हमको नहीं मालूम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ट्रेन है जो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है। तो हम जानते हैं, तो ट्रेन के चाल क्या हो जाएगा? तो ट्रेन का चाल हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ट्रेन को प्लेटफॉर्म को जितना पार करने में समय लगा उसको हम बट्टा में लिख देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? हम मान लेते ट्रेन की लंबाई यहाँ पर x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 सेकेंड में पार करती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है और यहाँ पर क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई है। आप एक बेसिक सा बात सोचिए, फार्मूला आप ज़िंदगी भर रटते आए हैं, फार्मूला रटने से नहीं होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, टाइम नहीं देखिए, एक बार आपका मेमोरी में फिट हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को देख करके आराम से समझ सकते हैं। ये कोई प्लेटफॉर्म है। अब मान लीजिए ये कुछ लंबाई का ट्रेन है, हमको इसको प्लेटफॉर्म को पार करना है। अब देखिए, जब यहाँ से ट्रेन चलेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करते वक्त प्लेटफॉर्म के जो लास्ट छोर होगा वहाँ से भी तो ट्रेन का कुछ ना कुछ तो लंबाई होबे करेगा। जहाँ तक इसका लंबाई है, ये सटल लंबाई है, ये लंबाई तो पूरा होबे करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ये ट्रेन की लंबाई, हम इसको पार करते हैं 50 सेकेंड में। तो ये क्या करता है? एक दूरी कवर कर लेता है। ये क्या करता है? प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई एक अपने आप में एक दूरी मेंटेन कर लेता है। मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन है। जब ट्रेन यहाँ से ऐसे पास करेगी
तो प्लेटफॉर्म के जो लास्ट छोर होगा वहाँ से पास करते वक्त और ट्रेन का जो लास्ट छोर होगा, दोनों को मिलाकर देखिए, ये अपने आप में टोटल एक डिस्टेंस कवर कर लेती है, टोटल एक अपने आप में एक लंबाई बना लेती है। तो वो लंबाई क्या हो जाएगा, तो वो लंबाई हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 मीटर है और ट्रेन की लंबाई हम x मीटर हम माने हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई वही हो जाएगा। अब ये क्या है, ये दूरी हो गया। अब इसको पार करने में हमको 50 सेकंड लगा। क्वेश्चन को पहले बहुत आराम से समझिए, 50 सेकंड लगा, टाइम कितना है 50 सेकंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूरी हो गया जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई है। और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ पर एक दूरी है x प्लस 600 और समय कितना लगा है टोटल पार करने में 50 सेकेंड। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर समझिए, अब ये ट्रेन किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है, और उस प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना है 900 मीटर। उस प्लेटफॉर्म का लंबाई है 900 मीटर। तो ये 900 मीटर ट्रेन जब पार करेगा तो प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा तो प्लेटफॉर्म के जो लास्ट छोर होगा वहाँ से ट्रेन के लास्ट छोर को देख लीजिए, ट्रेन का भी अपना भी कुछ लंबाई होगा। तो ये अपने आप में एक डिस्टेंस बना लेता है। वह डिस्टेंस किसके बराबर है, वह डिस्टेंस है 900 प्लस x के बराबर। इसको पार करने में कितना समय लगता है 60 सेकेंड। अब देखिए चाल तो वही रहेगा, ट्रेन का चाल तो वही रहेगा, चाल तो नहीं बदलेगा, ट्रेन के स्पीड नहीं बदलेगा। तो हम स्पीड से कंपेयर कर सकते हैं, यानी चाल को इस चाल से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए टोटल दूरी क्या हो गया, जिसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई है। और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है, इसको पार करने में 60 सेकेंड लग रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ पर x का मान निकालिए। अब जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य काट देंगे। क्वेश्चन को कभी जटिल नहीं बनाइए, हम 100 बार बोले हैं। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उल्टा गुना, तो 6 को पूरा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को पूरा 900 प्लस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करिए, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर करिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6x और प्लस 3600। अब यहाँ पर करिएगा 5 से तो यहाँ पर 4500 और प्लस यहाँ पर 5x हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार आप समझ करके अपना मेमोरी में फिट कर लीजिए, तब आगे किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हम जब भी देखे हैं, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है उस एग्ज़ाम में। अब देख लीजिए, अब सॉल्व कीजिएगा, जब हम 5 को इधर लाएंगे, प्लस है तो इधर आएगा माइनस में चले आएगा 5x। अब यहाँ पर 45x माइनस यहाँ पर 3600 को इधर लाएंगे तो माइनस में चले आएगा, उधर प्लस में है। अब यहाँ पर घटाइए, 900 हो गया तो x किसके बराबर है 900 के बराबर। ये x हम क्या माने हैं, ये x हम माने हैं ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, ट्रेन की लंबाई 900 हो गया। अब यहाँ पर देखिए हमको क्या पता करना है, ट्रेन का स्पीड यानी गति भी पता करना है। अब देखिए जब ट्रेन पहला प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो उसका स्पीड वही होगा जब हम दूसरा भी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था तो वहाँ पर भी स्पीड बराबर था, तब ना स्पीड को हम कंपेयर किए थे। तो हम दोनों में से कोई स्पीड लेंगे, चाहे ये स्पीड ले लेंगे, टोटल दूरी बटे समय यानी स्पीड यानी चाल, ये स्पीड लेंगे यानी ये स्पीड भी ले सकते हैं और ये भी स्पीड ले सकते हैं। तो किसी एक में हम x का मान पुट करके देखते हैं चाल क्या आता है। तब यहाँ पर चाल निकाल लीजिए, यहाँ पर क्या है x प्लस 600, x के स्थान पर कितना है 900, तो 900 प्लस हम 600 लिख दिए। यहाँ इसके बाद अब 5 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1500,
सॉरी यहाँ पर टोटल हो गया था 50 सेकेंड है ना, यहाँ पर सॉल्व करके हम काट दिए थे 0 से 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। अब जब भी हम जानते हैं ये भी आंसर आएगा यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में है, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हमको स्पीड में 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस बात को आप समझिए। अब चलिए आप काट दीजिए, यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटेंगे 5 छक 30, अब गुना कर दीजिए 18 छक 108, 108 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका ट्रेन का स्पीड है। अब मिला लीजिए, ट्रेन की लंबाई है 900 और ट्रेन का स्पीड यानी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर पहला है। अब ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर किसी दर पर 10 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको नहीं पता है कि वह राशि क्या है, और ये भी नहीं पता है उस राशि का दर क्या है यानी रेट क्या है। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे, तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन बहुत जटिल हो जाएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है, यह राशि 10 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। ये राशि कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में वह राशि अपने आप के 3 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में वह राशि अपने आप के 3 गुना हो जाता है। मतलब कोई राशि 100 होगा तो अपने आप के 3 गुना मतलब 10 वर्ष में 300 हो जाएगा। इसी तरह से बढ़ता है। तो हमको रेट कुछ नहीं पता करना, हमको ये पता करना है कि ये जो 81 गुना होगा, 81 गुना होगा तो कितना वर्ष लगेगा। इसको 3 गुना होने में 10 वर्ष लग रहा था, 3 गुना होने में 10 वर्ष लग रहा था, 3 गुना होने में 10 वर्ष लग रहा था। तब 81 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। अब जब भी इस तरह का आपका क्वेश्चन दिखाई दे तो पहले 81 को 3 के फॉर्म में चेंज करिएगा। जब 3 के फॉर्म में चेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 बेस है, तो 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 10 वर्ष को इस जो 3 के फॉर्म में जो 3 गुना हो रहा था उसका पावर हम देखेंगे। तो जो भी उसका पावर आएगा उसको इस वर्ष से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी उसका पावर आएगा उसको हम इस वर्ष से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा था, तो वही राशि 40 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा, 40 वर्ष में 81 गुना हो जाएगा। तो आपका यही आंसर 40 हो गया। अब देख लीजिए सर, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगता है। तो अब आंसर मिला लीजिए, आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। समझ गया तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक नाव धारा के अनुकूल जाते समय 3 घंटे में 60 किमी तय कर सकती है। यह धारा के प्रतिकूल जाते समय 5 घंटा में 90 किलोमीटर तय कर सकती है। तो शांत जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन पहले आराम से समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है अनुकूल और प्रतिकूल। यहाँ पर अनुकूल है और यहाँ पर प्रतिकूल है। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है, ये पहले ये बात समझ लीजिए। अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब क्या होता है, अनुकूल का मतलब होता है के साथ। धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ, के साथ कहिए, धारा के साथ या समान दिशा। अनुकूल मतलब के साथ या समान दिशा। अब प्रतिकूल मतलब क्या होता है, तो प्रतिकूल मतलब होता है
प्रतिकूल मतलब होता है धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के विपरीत। प्रतिकूल मतलब होता है विपरीत, धारा के विपरीत दिशा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ये एक नदी है, ये एक नदी है। क्वेश्चन को पहले आराम से समझ लीजिए, एक बार आप समझ करके आप अपने मेमोरी में फिट कर लीजिए, तो कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, इस तरह का मिलेगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर धारा है, इस नदी में एक नाव है और ये धारा है, मतलब कि नदी अपने धारा के, नदी का पानी जो है एक ही दिशा में फ्लो कर रहा है। तो फ्लो करने का जो स्पीड होगा, एक ही दिशा में नदी का धारा फ्लो कर रहा है, तो इस फ्लो करने का जो स्पीड होगा वो उसी को हम कहते हैं, फ्लो करने का स्पीड होगा उसी को हम कहते हैं धारा के चाल। मान लेते हैं इस नदी में नाव का चाल है x किलोमीटर और धारा के चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं नाव का चाल है इस नदी में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले आप एकदम बेसिक से आराम से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है धारा के अनुकूल जाते समय 3 घंटा में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ। अब देख लीजिए एक नाव है नदी में, धारा बह रहा है किस तरफ? धारा बह रहा है इस तरफ, धारा का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ये है दक्षिण दिशा और ये है उत्तर दिशा। धारा का फ्लो हो रहा है दक्षिण से उत्तर की तरफ, धारा का फ्लो हो रहा है इधर से इस तरफ। और नाव भी क्या कर रहा है, नाव भी इधर ही, उसका जो नाव भी है इसी तरफ जा रहा है, धारा भी इसी तरफ, नदी का धारा जो है नदी इस तरफ बह रहा है और नाव भी इसी तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, ये जो धारा जो होगा नदी के पानी का जो स्पीड होगा, और नाव भी एक ही तरफ जा रहा है जिस तरफ धारा है, तो क्या होगा, धारा का जो स्पीड होगा, यानी धारा का स्पीड जो होगा नाव के स्पीड के बढ़ा देगा, नाव का जितना वास्तविक स्पीड है उसको उसमें स्पीड, अपना स्पीड जोड़ करके नाव को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा। अब देख लीजिए यहाँ पर नाव का स्पीड कितना है, x किलोमीटर, तो धारा के समान दिशा में जा रहा है, तो धारा का चाल क्या होगा, y। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, अब देख लीजिए ये क्या है, x प्लस वाई क्या हो गया, टोटल चाल हो गया, x प्लस वाई टोटल चाल हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए जब चाल इतना है, ये कितना 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हम जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो 60 किलोमीटर बटे x प्लस वाई चाल हो गया, किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। यहाँ पर 1 छिपा हुआ रहता है, इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर हो जाएगा, काटेंगे तो 20 × 60 होता है, यानी x प्लस, क्वेश्चन को एक बार आप आराम से समझिए, y किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है धारा के प्रतिकूल जाते समय 5 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, धारा का फ्लो है दक्षिण से उत्तर, धारा का फ्लो है इधर से इधर, धारा नदी बह रहा है इधर से इधर, और नाव क्या कर रहा है, उधर से खेवते हुए, मतलब कि नाव के खेवने वाला जो होता है, मतलब कि नाव उधर से आ रहा है और धारा इधर से जा रहा है, नाव उधर से आ रहा है और धारा इधर से जा रहा है। तो क्या होगा, दोनों के स्पीड आपस में विरोध करेगा, धारा इधर जा रहा है और नाव इधर आ रहा है, तो क्या होगा, दोनों का स्पीड एक दूसरे के विरोध करेगा। तो इसके विरोध के कारण क्या होगा, स्पीड ऑलरेडी घट जाएगा। धारा क्या करेगा, अपना स्पीड नाव के स्पीड में जा कर के घटा देगा, और टोटल जो उसका जो स्पीड होगा, नाव का जितना स्पीड होगा उसमें से हम धारा को स्पीड को हम घटा देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जब विपरीत दिशा में जाएगा तो यहाँ पर टोटल गति क्या हो जाएगा, टोटल गति नाव के गति में से हम धारा को गति को घटा देंगे।
ये क्या हो गया, ये तो चाल हो गया। अब इस चाल से हम 90 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं और इस दूरी को तय करने में हमको 5 घंटा लगा है। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितना है, 90 है, और चाल कितना है, x माइनस वाई, किसके बराबर, 5 के बराबर। अब यहाँ पर 1 छिपा है, इसको 5 से काट लीजिए, 18 हो जाएगा। तो x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 18 के बराबर हो जाएगा। x माइनस वाई 18 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा। इस समीकरण नंबर फर्स्ट है, समीकरण नंबर सेकेंड है। जब दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर x से x को काट देंगे, ये 2x और ये x सॉरी y से y को काट देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस y है और यहाँ पर माइनस y है। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल 2x किसके बराबर, 38 के बराबर। अब यहाँ से काटिए, 2 से 38 को 19 हो जाएगा। तो x किसके बराबर हो जाएगा, 19 के बराबर। जब x 19 हो गया तब इस 19 को हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, जब x प्लस वाई 20 है और x का मान 19 है तो y का मान हो जाएगा 20 माइनस 19 यानी 1। ये क्या है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है और ये भी 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है। x क्या हो जाएगा, x नाव की गति कितना है, 19, और y क्या है, धारा की गति यानी 1 के बराबर। तो 19:1 किसके, अब देख लीजिए आंसर में मिला लीजिए, आंसर नंबर 4 आ जाएगा। अब चलिए समझ गए हैं, तब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने में मुश्किल से आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हमको समझाने के चक्कर में इतना देरी हो जाता है, इसलिए आप बुरा नहीं मानिएगा। आप एक बार समझ लीजिएगा तब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, तीन संख्याओं के लिए पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि तीन संख्याओं का योग 140 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। अब यहाँ पर देखिए हमको संख्या नहीं मालूम है कि कौन संख्या कहाँ पर और कैसे है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं पहली संख्या a है, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है और तीसरी संख्या c है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, यानी a:b, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। अब आगे देखिए दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या कितना है b और तीसरी संख्या कितना है c, दोनों का अनुपात कितना है 4:5, 4:5। अब देख लीजिए तीनों संख्या का योग हमको 140 दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। हमको दूसरी संख्या निकालने के लिए हमको पहले a, b और c का रेशियो निकालना होगा। हमको a:b:c का रेशियो निकालना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, दोनों में b कॉमन है, यहाँ पर दोनों में b कॉमन है और बराबर है, और यहाँ पर भी हमको बराबर और दोनों को कॉमन और बराबर करना होगा, दोनों कॉमन को बराबर करना होगा। तो हमको बराबर करने के लिए हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करें और इस 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो दोनों अगर हम पूरे जब 3 में अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इस रेशियो में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 तिहाई क्या हो जाएगा 12, और यहाँ भी 3 चौक 12, दोनों 12 यहाँ यानी b के स्थान पर बराबर हो जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हम b को गुना करेंगे तो a को छोड़ देंगे। जहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं b में तो यहाँ पर पूरा रेशियो को करना होगा, क्योंकि ये रेशियो एक निश्चित अनुपात में है। और यहाँ पर जब हम b में करेंगे b:c तो यहाँ पर पूरे रेशियो में करना होगा, क्योंकि ये रेशियो निश्चित अनुपात में है। तो आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा, 8:12 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो 12:15 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पर दोनों b बराबर और कॉमन है, तो यहाँ भी दोनों b बराबर आ गया।
दोनों b बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b के स्थान पर बराबर लिख देंगे। b के स्थान पर क्या है, 12 लिख देंगे। b के स्थान पर 12 लिख देंगे। और b से पहले क्या है, b से पहले a चले आएगा, क्योंकि ये a आगे है। तो a हम 8 लिख दिए, और जो शेष बचा है उस आपका c हो जाएगा। तो c आपका 15 हो जाएगा। आप देख लीजिए रेशियो ABC का एक निश्चित अनुपात में निकल गया है, और तीनों का योग कितना है, तो 140। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो ये 8 और 12 और 15 को जोड़िएगा तो ये 35 के बराबर आता है। तो 35 किसके बराबर हो गया, 140 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 140 बटे 35 के बराबर होगा। सॉल्व कीजिएगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर, 4 के बराबर आ जाएगा। अब देख लीजिए हमको क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या b है, तो b के स्थान पर कितना है, 12 है। तो 12 किसके बराबर हो जाएगा, 12 यानी b के बारे में पूछ रहा है। तो 12 गुने 4 यानी 48 के बराबर हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हमको YouTube के तरफ से ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का अलाउ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 36 मिनट का सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरेगा तब तक हमको ऑनलाइन क्लास लेने का अनुमति नहीं मिलेगा। तो ये सब आपके हाथ में है, आप अनुमति दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, मिलते हैं।